हेलो स्टूडेंट, इला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सारिका वर्मा आज प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स में परिवर्तन द्वारा उत्पन्न रोग। ठीक है, इसके पहले आपने पढ़ा कि दैहिक गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन्स में परिवर्तन द्वारा उत्पन्न रोग, उसमें हमने 4 या 5 प्रकार के डिजीज बताए थे। ठीक है, अब है आज का टॉपिक लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स में परिवर्तन द्वारा उत्पन्न रोग, यानी कि जो लिंग गुणसूत्र है उस पर अगर जो जीन उपस्थित होते हैं अगर उनमें परिवर्तन हो जाए तो कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा हुआ है कि लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित जीन को हम क्या कहते हैं, लिंग संलग्न जीन कहते हैं। लिंग गुणसूत्र पर जो जीन उपस्थित होते हैं उस जीन को हम लिंग संलग्न जीन कहते हैं, और उन लिंग संलग्न जीन के द्वारा उत्पन्न होने वाले लक्षण को हम क्या कहते हैं, लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं। यहाँ पे हमने लिखा कि लिंग संलग्न जीन से उत्पन्न लक्षण को हम क्या कहते हैं, लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं। ठीक है, और ये जो लिंग संलग्न लक्षणों का जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं लिंग संलग्न वंशांगति। लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित जीन को हम लिंग संलग्न जीन कहते हैं, और उनसे उपस्थित या उनसे उत्पन्न होने वाले लक्षण को हम लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं, और लिंग संलग्न लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया को हम लिंग संलग्न वंशांगति कहते हैं। ठीक है, और इसी जो है लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स में अगर उत्परिवर्तन हो जाता है तो उस उत्परिवर्तन के द्वारा रोग उत्पन्न होते हैं, और उस रोग को हम कहते हैं लिंग संलग्न रोग। हमने लिखा कि लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स के उत्परिवर्तन द्वारा उत्पन्न रोग को लिंग संलग्न रोग कहते हैं। और ये जो लिंग संलग्न रोग हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक्स संलग्न रोग, वाई संलग्न रोग और एक्स वाई संलग्न रोग। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में केवल एक है एक्स संलग्न रोग। वाई और एक्स वाई ये 2 आपको नहीं पढ़ने होते हैं, लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए इसके बारे में। एक्स संलग्न रोग हम किसे कहते हैं, ऐसे रोग, यानी कि एक्स संलग्न रोग हम कब कहेंगे, जब जो रोग हैं, रोग के जीन्स जो हैं वो कहाँ पर उपस्थित हो, एक्स संलग्न यानी कि एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित हो तो उसे हम एक्स संलग्न रोग कहते हैं। ठीक है, ऐसे रोग जिनके जीन एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं उसे हम एक्स संलग्न रोग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे हीमोफीलिया और वर्णांधता। ये एक्स संलग्न रोग के क्या है, एग्जाम्पल है, उदाहरण है। वाई संलग्न रोग हम किसे कहेंगे कि जब उस रोग के जीन जो है वाई गुणसूत्र पर उपस्थित होंगे तो उसे हम वाई संलग्न जीन कहेंगे, और एक्स वाई संलग्न रोग कब कहेंगे, जब रोग के जीन जो है वो एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र पर उपस्थित होंगे तब उसे हम कहेंगे एक्स वाई संलग्न रोग। तो आपके सिलेबस में केवल एक्स संलग्न रोग है। ठीक है, तो एक्स संलग्न रोग का मतलब क्या होता है कि एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित यानी कि ऐसे रोग जिनके जीन्स एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं उसे हम एक्स संलग्न रोग कहते हैं। हीमोफीलिया और वर्णांधता इसके एग्जाम्पल है। तो हम देखते हैं सबसे पहले हीमोफीलिया को। तो हीमोफीलिया जो है ये कैसा रोग है, तो हमने देखिए लिखा है यहाँ पे, हीमोफीलिया रोगी में चोट लगने या कट जाने पर रक्त का बहना बंद नहीं होता। यानी कि हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति जो होते हैं उनमें अगर चोट लग जाए या कट जाए तो उनमें जो है रक्त का बहना बंद नहीं होता, और ज्यादा रक्त बह जाने के कारण जो है कभी कभी उनकी मृत्यु तक भी हो जाती है। ठीक है, और हीमोफीलिया के रोगी जो होते हैं, अब ये रक्त क्यों बहता रहता है, रक्त का बहना क्यों नहीं बंद होता, क्योंकि आप जानते हैं कि जब कहीं पर चोट लगता है या कट जाता है तो उस समय जो है हमारे ब्लड में कुछ प्रोटीन उपस्थित होते हैं जो क्या करते हैं, रक्त को थक्का जमाने का यानी कि रक्त को थक्का बनाते हैं, और जब रक्त का थक्का बन जाता है तो रक्त बहना बंद हो जाता है। तो हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति जो होते हैं उनके रुधिर का थक्का बनाने वाले जो प्रोटीन होते हैं वे बहुत कम होते हैं या नहीं पाए जाते हैं। तो हमने ये लिखा कि हीमोफीलिया के रोगी की रुधिर में रुधिर का थक्का बनाने वाले प्रोटीन बहुत या प्रोटीन की कमी होती है, या हम कह सकते हैं कि प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं। और उस प्रोटीन को बनाने वाला जो जीन होता है, यानी कि ये जो
रक्त का थक्का बनाने वाले जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन को बनाने वाला जो जीन होता है वो किस गुणसूत्र पर उपस्थित होता है? एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होता है। और वो जीन किस, यानी कि जो जीन होता है वो किस अवस्था में होगा? प्रभावी अवस्था में होगा। अगर जो है एक्स गुणसूत्र पर रुधिर के थक्का बनाने वाले जो जीन हैं वे प्रभावी अवस्था में हैं तो क्या होगा? उस प्रोटीन का निर्माण होगा। और अगर रुधिर के थक्का बनाने वाले प्रोटीन बनाने वाले जो जीन्स हैं वो अप्रभावी अवस्था में होंगे तो वे अप्रभावी जीन जो हैं वे रुधिर का थक्का बनाने वाले प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाते हैं। और जब रुधिर का थक्का बनाने वाले प्रोटीन का निर्माण नहीं होता तो रुधिर का थक्का नहीं बनता और व्यक्ति को कौन सा रोग हो जाता है? हीमोफीलिया रोग हो जाता है। तो वही हमने लिखा है कि हीमोफीलिया के रोगी के रुधिर में रुधिर का थक्का बनाने वाले प्रोटीन की कमी होती है और उस प्रोटीन को बनाने वाला जीन जो है वो किस पर उपस्थित होता है? एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होता है और वो कैसा हो जाता है? अप्रभावी हो जाता है। ठीक है, प्रभावी रूप में होगा तो प्रोटीन का निर्माण होगा। ठीक है, और अगर अप्रभावी रूप में होगा तो प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाता। ठीक है, और जब प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाता तो प्रोटीन की कमी हो जाती है, रुधिर के थक्का बनाने वाले प्रोटीन की कमी हो जाती है और व्यक्ति को कौन सा रोग हो जाता है? हीमोफीलिया रोग हो जाता है। ठीक है, तो और ये जो एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं और ये कैसे होते हैं? अप्रभावी होते हैं। और ये जो एक्स गुणसूत्र पर जो अप्रभावी जीन उपस्थित होते हैं ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है जाते रहते हैं। ठीक है ना, एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित अप्रभावी जीन जो हैं ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। इसी को हम कहते हैं कि ये जो है हीमोफीलिया की वंशांगति। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, उसके बाद हम देखते हैं वंशांगति इसकी क्या होती है, किस प्रकार से। जल्दी करिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। हम देख लेते हैं हीमोफीलिया की वंशांगति। हीमोफीलिया की वंशांगति, तो आप जानते हैं कि जो एक्स गुणसूत्र है, एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित जीन अप्रभावी रूप से या अप्रभावी रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। ठीक है ना, इसी को क्या कहते हैं? वंशांगति कहते हैं। ठीक है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? हीमोफीलिया की वंशांगति कहते हैं। अब देखिए, जैसे कुछ उदाहरण हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए जो है, देखिए हीमोफीलिया, ये जो है हीमोफीलिया रोग से ग्रसित, यानी कि ये ज्यादातर जो है किसमें होता है? मेल्स में होता है। फीमेल्स में जो है ये बहुत कम चांसेस होता है। अधिकतर जो है फीमेल्स क्या होती हैं? इसके वाहक होती हैं। जैसे देखिए, ये जो है एक्स वाई गुणसूत्र, आप जानते हैं कि एक्स जो है ये क्या है? ये सामान्य एक्स होता है, तो ये होता है सामान्य मादा, और एक्स वाई अगर है तो ये है सामान्य नर। ठीक है, अगर उसको हीमोफीलिया हुआ है तो आप जान रहे हैं कि हीमोफीलिया रोग के जो जीन है वो किस पर होते हैं? एक्स गुणसूत्र पर होते हैं। तो हीमोफीलिया को हम एच से डिनोट करते हैं। हीमोफीलिया को हम एच से लिखते हैं ना, तो उस जीन को हम एच से, यानी कि अगर जो है एक्स गुणसूत्र पर, एक एक्स गुणसूत्र पर क्या होगा? हीमोफीलिया रोग का जीन होगा। तो ये स्त्री जो है ये कैसी होगी? ये स्त्री जो है ये वाहक
होगी। वाहक स्त्री यहाँ हम पुरुष लिख दें और इसे हम स्त्री लिख दें, ठीक है ना। अगर एक एक्स गुणसूत्र पर क्या है, हीमोफीलिया रोग का जीन है, तो ये कैसी होगी, वाहक स्त्री होगी। और अगर दोनों पर है, दोनों गुणसूत्र पर यानी कि दोनों लिंग गुणसूत्र पर हीमोफीलिया रोग का जीन है, तो ये कैसी होगी, हीमोफिलिक स्त्री, यानी कि ये कैसी होगी, रोगी होगी। यहाँ पे वाहक है। और अगर जो है एक्स वाई पर अगर है तो ये कैसा होगा, पुरुष जो है ये कैसा होगा, हीमोफिलिक पुरुष होगा, यानी कि रोगी पुरुष होगा, ठीक है ना। ये जो है इस प्रकार से होता है। तो वंशागति में हम देख लेते हैं कि मान लीजिए हम पहला कंडीशन लेते हैं कि सामान्य स्त्री और वर्णांध नहीं, हीमोफिलिक पुरुष, ठीक है। यानी कि अगर जो है एक सामान्य स्त्री है और जो है पुरुष जो है वो कैसा है, हीमोफिलिक है, तो क्या होगा, सामान्य स्त्री है तो इसका जो गुणसूत्र होगा वो XX होगा, क्योंकि ये है फीमेल। और जो मेल होगा वो आप देख रहे हैं कैसा है, हीमोफिलिक है, यानी कि इसके एक्स गुणसूत्र पर H जो है यानी कि हीमोफीलिया का जीन है, हीमोफीलिया रोग का जीन है। यहाँ पे जो गैमेट बनेंगे X यानी कि जो गैमेट बनेगा उसमें XX गुणसूत्र होंगे। और यहाँ पे जो गैमेट बनेगा, एक गैमेट ये बनेगा और कुछ गैमेट बनेंगे जिनमें गुणसूत्र कौन सा होगा, Y होगा। फिर इनका जो क्रॉस होगा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि X हुआ और यहाँ पे इनका क्रॉस तो XY हुआ, इनका क्रॉस जब इनसे तो XX हुआ और इनका क्रॉस जब इनसे हुआ तो XY हुआ। यानी कि अगर जो है एक सामान्य स्त्री की विवाह जो है, एक सामान्य स्त्री का विवाह एक ऐसे पुरुष से होता है जिसे हीमोफीलिया रोग है, तो उससे उत्पन्न जो संतान होंगे वे कैसे होंगे, तो आप देख रहे हैं कि 50% संतान क्या हो सकते हैं, यानी कि जितनी जो स्त्रियां होंगी यानी कि जो डॉटर्स होंगी वो कैसी होंगी, वाहक होंगी। ये आप देख रहे हैं, ये वाहक स्त्री, ये सामान्य पुरुष, ये है वाहक स्त्री और सामान्य पुरुष। कहने का मतलब कि एक सामान्य स्त्री का विवाह अगर एक ऐसे पुरुष से होता है जिसे हीमोफीलिया रोग हुआ है, तो उससे उत्पन्न जो संतानें होंगे वो कैसे होंगे, सभी कैसी होंगी, जो पुरुष होंगे यानी कि जो पुत्र होंगे वो सभी क्या होंगे, सामान्य होंगे, उनमें हीमोफीलिया का रोग नहीं होगा। लेकिन जो पुत्रियां होंगी वो कैसी होंगी, हीमोफीलिया रोग की वाहक होंगी, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि हीमोफीलिया रोग के जीन की वाहक होंगी, ठीक है। इस प्रकार से ये वंशागति होती है, आप लिख लीजिएगा। अगर मान लीजिए एक जो है हम ले लेते हैं वाहक स्त्री, ठीक है, वाहक स्त्री, इसका विवाह जो है एक ऐसे पुरुष से होता है जो कैसा है, हीमोफिलिक है, जो हीमोफिलिक है, हीमोफिलिक पुरुष। तो यहाँ पे वाहक स्त्री यानी कि XX होगा और यहाँ पे XHY होगा। यहाँ पे जो गैमेट बनेगा वो बनेगा XH और एक बनेगा X। यहाँ पे जो गैमेट बनेगा एक बनेगा XH और एक बनेगा Y का, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे क्रॉस होगा तो XH होगा, यानी कि ये कैसी होगी, रोगी पुत्री। फिर जो है इसका क्रॉस जब इससे होगा तो XHY होगा, यानी कि ये होगा रोगी पुत्र। इसका क्रॉस जब इससे होगा
तो एक्स होगा यानी कि वाहक पुत्री, इसका क्रॉस जब इससे होगा तो एक्स वाई यानी कि सामान्य पुत्र। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 50% संतानें जो हैं वो कैसे हैं, रोगी हैं, और 50% संतान जो हैं वो कैसे हैं, 50% में जो है यानी कि इसमें आप देख रहे हैं कि 25% चांस है वाहक स्त्री होने की और 25% जो है सामान्य पुत्र। देख रहे हैं कि अगर जो है एक वाहक स्त्री का विवाह जो है एक ऐसे पुरुष से कर दिया जाए जिसको हीमोफीलिया रोग है, तो उससे उत्पन्न जो संतानें होंगे 50% संतानें जो हैं कैसे होंगी, रोगी होंगे, यानी कि 50% संतान ऐसे होंगे पुत्र और पुत्रियां, 50% पुत्र और पुत्रियां ऐसे होंगे जो कैसे होंगे, हीमोफिलिक रोग से ग्रसित होंगे। और 50% में आधे जो हैं यानी कि 50% में जो पुत्रियां होंगी वो कैसी होंगी, वाहक होंगी, और जो पुत्र होंगे वो सामान्य होंगे। 50% यानी कि कहने का मतलब अगर जो है एक वाहक स्त्री यानी कि हीमोफीलिया रोग के जीन को ढोने वाली या हीमोफीलिया रोग के जीन की वाहक स्त्री जो है उसका विवाह एक ऐसे पुरुष से कर दिया जाए जिसे हीमोफीलिया रोग हुआ है, तो उससे उत्पन्न जो संतानें होंगे 50% पुत्र और पुत्रियां जो होंगी वो कैसी होंगी, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित होंगी, और 50% में पुत्रियां जो होंगी वो कैसी होंगी, वाहक होंगी, और पुत्र जो होंगे वो कैसे होंगे, सामान्य होंगे। तो इस प्रकार से और आप देख सकते हैं, एक जो है इसको भी आप ले सकते हैं कि वाहक स्त्री है और सामान्य पुरुष है, ठीक है। फिर जो है सामान्य स्त्री, ये तो हो गया है, एक जो है वाहक स्त्री और सामान्य पुरुष, इसका भी आप क्रॉस करवाइएगा तो देखिएगा कि क्या होता है, ठीक है ना, कितने % किसके चांस होते हैं उसको आप करिएगा। कौन सा, वाहक स्त्री और सामान्य पुरुष, ठीक है, वाहक स्त्री और सामान्य पुरुष, इसका क्रॉस आप करवाएंगे। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं वर्णांधता। दूसरा रोग जो है वो है वर्णांधता। ठीक है ना, वर्णांधता। तो वर्णांधता रोग जो है, वर्णांधता रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं वो लाल एवं हरे रंग में विभेद नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप लिख लेंगे कि इस रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर पाते हैं, और इसके जीन्स भी एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। इनके जीन्स भी एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं, ठीक है। अगर जो है मान लीजिए एक्स और ये एक्स, ये आप जानते हैं सामान्य स्त्री, एक्स वाई है तो सामान्य पुरुष, और अगर एक्स सी एक्स है इसको हम सी से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये वाहक स्त्री, और दोनों जीन पर अगर ये है वर्णांधता जीन जो है तो ये कैसी होगी, रोगी, यानी कि वर्णांध स्त्री, ठीक है। और अगर एक्स सी वाई है तो वर्णांध पुरुष, ठीक है। बलसंगति इनकी, बलसंगति देख लेते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि वर्णांध पुरुष और सामान्य स्त्री। मान लीजिए एक जो है सामान्य स्त्री है, एक जो है सामान्य स्त्री का विवाह जो है किससे,
एक जो है वर्णांध पुरुष से होता है, सामान्य स्त्री है तो एक्स एक्स होगा, वर्णांध पुरुष है तो एक्स सी वाई होगा। ठीक है, यहाँ पे जो गैमेट बनेंगे ऐसे गैमेट जिनमें एक्स गुणसूत्र, कुछ ऐसे गैमेट जिनमें एक्स गुणसूत्र। यहाँ पे कुछ गैमेट जो होंगे उनमें एक्स सी गुणसूत्र होगा और कुछ ऐसे गैमेट होंगे जिनमें वाई गुणसूत्र होगा। तो यहाँ पे इनका जब क्रॉस होगा तो एक्स सी एक्स होगा, फिर इनका क्रॉस जब इनसे होगा तो एक्स वाई होगा, यानी कि ये जो है वाहक पुत्री हुई, ये सामान्य पुत्र हुआ। फिर इसका क्रॉस जब इससे होगा तो ये भी एक्स सी एक्स होगा, यानी कि वाहक पुत्री होगी। फिर इसका क्रॉस जब जो है इसका क्रॉस इससे होगा तो एक्स वाई यहाँ पे सामान्य पुत्र। तो यहाँ पे जो है यानी कि एक सामान्य स्त्री, एक जो है सामान्य स्त्री है और उसका विवाह यदि एक ऐसे पुरुष से होता है जो वर्णांधता रोग से ग्रसित है, यानी कि जिसे वर्णांधता रोग है तो उससे जो है जो संतानें उत्पन्न होंगे उनमें जो है कोई भी रोगी नहीं होगा। ठीक है, उनसे उत्पन्न सभी संतानें जो हैं उनमें से कोई उससे हम कह सकते हैं उससे उत्पन्न सभी संतानें रोगी नहीं होंगे। ठीक है ना, पुत्रियां जो होंगी वो वाहक होंगी और पुत्र जो होंगे वो सामान्य होंगे। मतलब अगर जो है एक सामान्य स्त्री है उसकी शादी एक ऐसे पुरुष से होता है जिससे जो है वर्णांधता रोग है, तो उससे जो संतानें उत्पन्न होंगी सभी संतानें कैसी होंगी, सामान्य होंगी, कोई भी रोगी नहीं होगा। लेकिन जो पुत्रियां होंगी वो पुत्रियां सभी क्या होंगी, वर्णांधता रोग के वाहक होंगी। ठीक है, और पुत्र जो है वो कैसे होंगे, सामान्य होंगे। दूसरा हम देख लेते हैं कि अगर एक जो है वाहक स्त्री है, इसकी शादी जो है एक सामान्य पुरुष से हो जाती है तो क्या होगा, ये दूसरा कंडीशन है और ये पहला था। वाहक स्त्री है यानी कि एक्स सी एक्स और ये सामान्य पुरुष है यानी कि एक्स वाई है। यहाँ पे कुछ गैमेट ऐसे होंगे जिनमें एक्स सी गुणसूत्र होगा, कुछ गैमेट ऐसे होंगे जिनमें एक्स गुणसूत्र होगा। इनसे जो गैमेट बनेंगे कुछ में एक्स गुणसूत्र होगा और कुछ में वाई गुणसूत्र होगा। तो यहाँ पे जो क्रॉस होगा तो ये बन रहा है एक्स सी एक्स। ठीक है, फिर इनका क्रॉस जब इनसे होगा तो यहाँ एक्स सी वाई, फिर इनका क्रॉस जब इनसे होगा तो यहाँ पे एक्स एक्स और इनका क्रॉस जब इनसे होगा तो एक्स वाई। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये क्या है, ये है वाहक पुत्री। ठीक है, और ये है वर्णांध पुत्र और ये जो है सामान्य पुत्री और ये सामान्य पुत्र। यानी कि एक वाहक स्त्री जो है उसकी शादी एक ऐसे पुरुष से होती है जो सामान्य है या जिसमें वर्णांधता रोग नहीं है। तो उनसे उत्पन्न जो सभी संतानें होंगी यानी कि उनसे उत्पन्न जो पुत्रियां होंगी उनमें से कुछ पुत्रियां कैसी होंगी, वाहक होंगी और जो है यानी कि जो पुत्रियां होंगी वो रोगी नहीं होंगी। कुछ जो है वाहक होंगी और कुछ सामान्य होंगी। ठीक है, पुत्र जो होंगे, पुत्र भी कुछ पुत्र जो हैं कैसे होंगे, वर्णांधता रोग से ग्रसित होंगे और कुछ पुत्र जो हैं वो कैसे होंगे, सामान्य होंगे। ठीक है ना, ये है इनसे उत्पन्न जो संतानें हैं। एक वाहक स्त्री की विवाह अगर जो है एक सामान्य पुरुष से होता है तो इनसे उत्पन्न जो संतानें होंगे यानी कि इनसे उत्पन्न जो पुत्रियां होंगी वो पुत्रियां सभी क्या होंगी, रोगी नहीं होंगी। आधी जो है क्या होंगी, आधी पुत्रियां वाहक होंगी और आधी पुत्रियां सामान्य होंगी। और जो पुत्र होंगे उनमें से आधे पुत्र जो है वो वर्णांध होंगे और आधे पुत्र क्या होंगे, सामान्य होंगे। दो हमने बता दिया, दो आप करिएगा। एक में आप जो है ले लीजिएगा वाहक स्त्री और वर्णांध पुरुष। ठीक है ना, वाहक स्त्री और वर्णांध पुरुष ले लीजिएगा और जो है ये कंडीशन आप बनाइएगा, वाहक स्त्री और वर्णांध पुरुष। ठीक है, इसको आप बना के दिखाएंगे। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। लिंग संलग्न रोग जो थे इसमें ज़्यादा टफ नहीं है, ये ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो एक हमने जो है उसमें छोड़ा है, एक इसमें आपको हमने कहा कि आप करके दिखाइएगा।
ठीक है ना। कौन सा हमने कंडीशन बताया, वाहक स्त्री और जो है वर्णांध पुरुष। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अपने शब्दों में, अपने लैंग्वेज में। तो उम्मीद है कि आपको ये लिंग संलग्न रोग जो है ये समझ में आए होंगे। अगर कहीं पे कोई डाउट होती है आपको तो आप उसे कमेंट सेशन में जरूर पूछें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।